मेरे पति की मौत के बाद दुनिया एकदम बदल गई थी। घर वही था, दीवारें वही थीं, फर्नीचर भी वही था, लेकिन माहौल में इतनी ठंडक थी कि जैसे कोई अदृश्य साया हर कोने में बैठा हो। पहले इस घर में हंसी गूंजती थी, नाश्ते की महक हवा में फैलती थी और शाम को चाय के साथ हल्की फुल्की बातें होती थीं। लेकिन आज खामोशी इतनी भारी थी कि दिल पर पत्थर रखे बिना हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे उम्मीद थी कि बच्चे मुझे सहारा देंगे, कंधा पकड़कर चलाएंगे, पर शायद मैं दुनिया की सबसे भोली औरत थी जो ऐसा सोच रही थी। पति की मौत के बाद वसीयत पढ़ने का दिन आया। मैं सोच रही थी कि आज सब मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन जिस पल वकील ने फाइल खोली, बच्चे कुर्सियों पर पीछे की तरफ झुककर ऐसे बैठ गए जैसे किसी फिल्म का मजेदार सीन शुरू होने वाला हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर उनके चेहरे पर उत्सुकता, लालच और अजीब सी मुस्कान थी। जब वकील ने वसीयत के पहले शब्द पढ़े, मेरे कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरे पति ने मेरे लिए भी कुछ छोड़ा होगा, कुछ नहीं तो कम से कम सम्मान। लेकिन जैसे जैसे पढ़ना आगे बढ़ा, बच्चों के चेहरे पर खुशी फैलने लगी और मेरे दिल में अंधेरा उतरता गया। वकील ने कहा कि तीनों बच्चों को लगभग 12 करोड़ की संपत्ति मिली है। घर, जमीन, निवेश, सब कुछ बराबर बटा हुआ। कमरा तालियों से नहीं, खिलखिलाहट से भर गया। मेरे अपने बच्चे, जो मेरे आंसू देखकर भी कभी नहीं मुस्कुराते थे, आज खुलकर हंस रहे थे। मुझे लगा कि शायद आगे मेरा नाम आएगा, शायद मेरे हिस्से में कुछ हो, कुछ ऐसा जो दर्शाए कि पति ने मुझे याद किया था। वकील रुका, उसने फाइल बंद की और एक पतला सा लिफाफा उठाया। उसने कहा, और ये है आपके लिए, मेरे लिए, सिर्फ यही। बच्चों की हंसी अचानक तेज हो गई। उनमें से एक बोला, माँ, आपने तो कहा था पिताजी ने सब आपके लिए बचा कर रखा है। लगता है उन्होंने मजाक कर दिया। मैं चुप रही। लिफाफा हल्का था, इतना हल्का कि उसमें उम्मीद का वजन भी नहीं था। बच्चे एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते रहे, जैसे यह सब एक तमाशा हो। मैंने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, बस एक चिट्ठी। मेरी आंखें धुंधली थीं, पर फिर भी मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे पति का लिखा हुआ हर शब्द जैसे मेरे दिल पर दस्तक दे रहा था। उन्होंने लिखा था कि बच्चों के हालात और भविष्य को देखते हुए पैसे उन्हें देना जरूरी था, पर मेरे लिए उनके पास सिर्फ एक भरोसा था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें पता था मैं मजबूत हूँ, मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल सकती हूँ। लेकिन असली गिफ्ट पैसे नहीं होते, सच्चाई होती है। उस चिट्ठी में एक सच लिखा था, एक ऐसा सच जो मेरे पैरों तले जमीन खिसका देने के लिए काफी था। बच्चों ने चिट्ठी के बारे में पूछा भी नहीं। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसमें क्या लिखा है। उन्हें बस यह जानकर खुशी हो रही थी कि माँ के हिस्से में सिर्फ कागज आया है। मैं चुपचाप उठी, चिट्ठी को अपनी साड़ी में दबाया और कमरे से बाहर निकल गई। पीछे से हंसी सुनाई दे रही थी। वही बच्चे जिन्हें मैंने पालने के लिए अपनी जिंदगी खपा दी थी, आज मेरी बेइज्जती देखकर मजे ले रहे थे। मैं अपने कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद किया। चिट्ठी हाथ में थी, पर उसकी हर पंक्ति दिल में हथौड़े की तरह लग रही थी। उसमें लिखा था कि उन्होंने अपनी कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीजें छिपा कर रखी हैं, ऐसी चीजें जिन्हें पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन जो लोगों की असलियत उजागर करती हैं। उन्होंने कहा था कि यह चिट्ठी सिर्फ शुरुआत है। जब तुम इस चिट्ठी की बात को समझोगी, उन्होंने लिखा था, तब तुम जानोगी कि असल ताकत किसे कहते हैं। मैं हिल गई। यह कोई साधारण चिट्ठी नहीं थी। यह कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण होने की शुरुआत थी। लेकिन उस समय मुझे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि पति नहीं रहे, बच्चे दूर हो गए और मैं अकेली शब्दों में डूबती जा रही हूँ। लेकिन शायद मैं अकेली नहीं थी। शायद कहीं, किसी बंद कमरे में, कोई और सच मेरा इंतजार कर रहा था। रात को बच्चे मेरे कमरे में आए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बस अंदर घुस आए, जैसे घर उनके बाप दादा की जागीर हो, जो वास्तव में अब थी भी। वे मुस्कुराकर बोले, माँ, आपको क्या मिला चिट्ठी में, कुछ खास? उनकी आवाज में झलकती व्यंग्य मेरे कानों में झर घोल रहा था। मैंने चिट्ठी को अपने तकिए के नीचे रख दिया और बोली, कुछ नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उनमें से एक ने कहा, अच्छा है, क्योंकि अब सब कुछ हमारा है। आपको बस आराम करना है और हम जो कहें वो करना है। आखिर आप पर हमने इतने साल बोझ उठाया है। यह सुनकर मैं पिघलने के बजाय पत्थर बन गई। इतने साल, बोझ। मैं इन शब्दों के साथ सो नहीं पाई। मुझे चिट्ठी की आखिरी लाइन बार बार याद आ रही थी, जब समय आएगा तुम मुझे समझोगी। अगली सुबह मैंने अपने पति की अलमारी खोलने का फैसला किया।
वही अलमारी जिसे उनकी मौत के बाद किसी ने छुआ तक नहीं था। चाबी हमेशा उनके पर्स में रहती थी, लेकिन जब मैंने दराज खोला तो वहां कुछ ऐसा रखा था जिसने मेरी सांस रोक दी। जब मैंने दराज खोला तो मुझे सबसे पहले एक छोटी सी भूरे रंग की डायरी दिखी। वो वही डायरी थी जिसे मेरे पति हमेशा ताला लगाकर रखते थे। मैंने कभी नहीं पूछा कि उसमें क्या था। पति पत्नी के बीच भी कुछ जगह छोड़ी जानी चाहिए, मैं हमेशा यही मानती थी। लेकिन आज जब दुनिया ही जैसे बदल गई थी, वो डायरी मेरे सामने किसी रहस्य के दरवाजे की तरह पड़ी थी। उसका ताला खुला हुआ था, जैसे मेरे पति ने जानबूझकर उसे वैसे ही छोड़ा हो, जैसे वो चाहते हो कि मैं उसे पढ़ूं। मैंने उसे उठाया, हाथ कांप रहे थे। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही मेरे पति की लिखावट ने मेरा दिल धड़का दिया। उन्होंने लिखा था, अगर यह डायरी तुम पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मेरा सबसे बड़ा डर सच हो गया है। मैं वहीं पर ठिठक गई। ये किस डर की बात कर रहे थे? उन्होंने आगे लिखा, मेरा डर ये नहीं कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। मेरा डर है कि हमारे बच्चे असलियत में क्या बन चुके हैं। मेरी सांस अटक गई। पति ने ये कब देख लिया था? कैसे महसूस कर लिया था? मैंने तो हमेशा बच्चों पर भरोसा किया था, हमेशा उन्हें सीने से लगाया था। लेकिन शायद आंखें माँ की हों तो कई चीजें छूट जाती हैं, और आंखें बाप की हों तो वे कई चीजें पकड़ लेती हैं जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर देती है। डायरी में आगे लिखा था कि पिछले 2 सालों में वह धीरे धीरे सब देख रहे थे। बच्चों के स्वभाव में बदलाव, उनके व्यवहार में कठोरता, उनकी हंसी में बनावटीपन। उन्होंने लिखा था कि बच्चों ने कई बार पैसे के लिए झगड़े किए थे, पर मुझे इस बात से दूर रखा गया था। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता था, उन्होंने लिखा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सब जानो। मैं पन्ने पलटती गई और हर पन्ने पर एक नई सच्चाई सामने आती गई। मेरे पति ने साफ लिखा था कि बच्चों में लालच बढ़ता जा रहा था। यह भी लिखा था कि उन्होंने गुप्त रूप से कुछ संपत्तियां ट्रांसफर करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि बच्चे सब बेचकर उन्हें और मुझे अकेला छोड़ देंगे। तुम बहुत भरोसा करती हो, उन्होंने लिखा, और शायद यही गलती है। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन साथ ही दिल में एक कांटों सी चुभन भी हुई। क्या मैं इतनी अंधी थी? क्या मैंने मां होने के चक्कर में सब नजरअंदाज कर दिया? डायरी हाथ से गिरने ही वाली थी कि अचानक मुझे दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। मैंने डायरी बंद कर दी और उसे जल्दी से कपड़ों के ढेर में छिपा दिया। दरवाजा खुला तो बड़ी बेटी अंदर आई। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता थी। उसने कहा, माँ, क्या कर रही थीं आप? सुबह से कमरे में बंद हैं। आपको तो हमारे साथ डाउनस्टेयर्स आना चाहिए था। इतनी चुप्पी अच्छी नहीं लगती। उसके शब्दों में मिठास थी, लेकिन आंखें ठंडी थीं, ठीक वैसी जैसी लालच से भरे लोगों की होती हैं। मैंने मजबूरी में मुस्कुराने की कोशिश की। बस थोड़ा सामान देख रही थी, मैंने कहा। वह कमरे में अंदर तक आ गई, जैसे कुछ खोज रही हो। उसकी नजरें अलमारी के खुले दराज पर टिक गईं। ये अलमारी? उसने पूछा। पापा की चीजें तो हमने बाद में देखने की सोची थी ना? उसका लहजा कोमल था, लेकिन उसमें एक खास तरह का शक था। मैं समझ गई कि उसे उस डायरी के बारे में पता नहीं होना चाहिए, अभी नहीं। मैंने जल्दी से कहा, बस यूं ही कपड़ों को देख रही थी, कुछ यादें संभाल लेनी चाहिए। वह ज्यादा देर नहीं रुकी। जाते जाते उसने कहा, माँ, अब सब कुछ हमारे जिम्मे है। आप बस आराम कीजिए और जो हम कहें वही कीजिए। जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल में एक सवाल गूंज रहा था। किसकी जिंदगी? उनकी या मेरी? उसके जाते ही मैंने फिर से दरवाजा बंद किया और डायरी उठाई। पन्ने पलटते हुए मुझे एक जगह एक छोटा सा लिफाफा चिपका हुआ मिला। उस पर लिखा था, इसे आखिरी में पढ़ना, जब सब समझ आ जाए। लेकिन उसी पन्ने के नीचे एक और नोट था, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम पहले से समझ गई हो तो अभी खोल लो। मैं उलझ गई। क्या खोलना चाहिए? क्या अभी सही वक्त है? बच्चों ने जिस तरह से मेरा अपमान किया था, शायद यही सही समय था। मैंने उस छोटे से लिफाफे को उंगलियों के बीच पकड़ा और गहरी सांस ली। उसी समय नीचे से बच्चों की आवाजें आने लगीं। वे कुछ बहस कर रहे थे, शायद पैसे को लेकर, शायद नई कार, नए इन्वेस्टमेंट, या किसके नाम क्या ट्रांसफर होना चाहिए, इस पर। उनकी आवाजें मेरे कानों में चुभ रही थीं, और तभी मैंने फैसला कर लिया, मैं लिफाफा खोलूंगी। लिफाफे के अंदर एक पुरानी चाबी थी, जंग लगी हुई लेकिन साफ सुथरी। साथ ही एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, उस कमरे की चाबी है जिसे मैंने बंद कर दिया था। वह कमरा सब सच बताएगा।
कौन सा कमरा? मैंने कभी घर में कोई बंद कमरा नहीं देखा था, पर पति ने लिखा था। उन्होंने कुछ छिपाया था, कुछ ऐसा जो सब उजागर कर देगा। मैंने घर की बनावट सोची। ऊपर वाला स्टोर रूम या बेसमेंट? बेसमेंट तो सालों से खुला ही नहीं था। शायद वहीं कुछ होगा। चाबी बेसमेंट की लगती भी थी, थोड़ी पुरानी, भारी। मैंने डायरी संभाली और धीरे से कमरे से बाहर निकली। गलियारे में सन्नाटा था। बच्चे शायद अभी भी एक दूसरे से पैसों के बारे में बहस कर रहे थे। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी और बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंची। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज चल रहा था। जैसे दरवाजा खोलते ही पति की अनुपस्थिति अचानक से हकीकत बनकर सामने आ जाएगी। लेकिन मैं रुकी नहीं। मैंने चाबी ताले में डाली। चाबी जैसे ही घुमाई, ताले ने एक भारी सी खट की आवाज की। और उसी पल मैं जैसे किसी और दुनिया के दरवाजे पर खड़ी थी। एक ऐसी दुनिया जहां शायद मेरे पति ने मेरे लिए कुछ ऐसा छोड़ा था जिससे सबकी असलियत सामने आएगी। मैंने दरवाजा धीरे से धकेला। दरवाजा खुलते ही एक तीखी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। बेसमेंट में अंधेरा था, इतना गहरा कि मुझे अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। मेरे पति ने हमेशा कहा था कि बेसमेंट में कुछ खास नहीं है, बस पुराने सामान। लेकिन उस ताले की आवाज, उस चाबी का पुराना वजन और उनकी डायरी में दिए गए संकेत बता रहे थे कि यह जगह साधारण नहीं थी। मेरे कदम धीरे धीरे सीढ़ियों पर पड़े। हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी और दिल में जैसे कोई धड़कन छूट रही थी। नीचे पहुंचकर मैंने दीवार पर लगे स्विच को टटोला। जैसे ही बटन दबाया, एक हल्की पीली रोशनी टिमटिमाई और पूरे कमरे में फैल गई। मेरी सांसें अटक गईं। बेसमेंट बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैं सोच रही थी। ये किसी स्टोर रूम जैसा बिल्कुल नहीं था। दीवारों पर लकड़ी की शेल्फें लगी थीं। उन पर फाइलें, पुराने कागज, बक्से और कई तरह की बंद लिफाफे रखे थे। यह सब देखकर ऐसा लगा जैसे यह बेसमेंट नहीं, एक गुप्त कार्यालय हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। उस पर धूल की एक मोटी परत जमी थी। लेकिन मेज के बिल्कुल बीच एक किताब साफ रखी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। किताब के कवर पर मेरे पति की लिखावट थी। सच की शुरुआत यहीं से। मैं कांपते हाथों से उसके पास गई। मेज के पास पहुंचते ही मेरी नजर पड़ोसी कोने में पड़ी एक बड़ी लोहे की तिजोरी पर पड़ी। तिजोरी पर भी धूल थी, लेकिन उसके ताले पर चाबी का निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिफाफे में मिली चाबी पर था। क्या यह तिजोरी उसी चाबी से खुलने वाली थी? दिल तेजी से धड़कने लगा। पहले मैंने किताब उठाई। उसे खोलते ही अंदर मेरे पति के हाथ से लिखे कई पन्ने मिले। पहला पन्ना पढ़ते ही मेरी आंखों में नमी और दिल में बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अब और बचा नहीं सकता। सच इतना भारी है कि इसे जानना आसान नहीं होगा। मैंने तुम्हें इससे दूर रखा, शायद बहुत ज्यादा, लेकिन आज यह जरूरी है कि तुम बच्चों की असलियत समझो, या शायद ये समझो कि माँ का प्यार कभी कभी सबसे बड़ा अंधापन होता है। मैं सुन्न हो गई। पति ने यह बेसमेंट क्यों बनाया, क्यों इतना कुछ छिपाया? उन्होंने आगे लिखा, पिछले कुछ सालों में मैंने वो देख लिया था जो तुम नहीं देख पाई। हमारे बच्चे वह नहीं रहे जो हमने पाले थे। वह लालच में अंधे हो चुके थे और तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीका बनाकर देखते थे। मैं उनके करीब रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बात में उन्होंने पैसे को भावनाओं से ऊपर रखा। तुम हमेशा कहती थीं कि बच्चे सुधर जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें यह सच दिखाए बिना मरना नहीं चाहता था। मेरी आंखें हर शब्द पर अटकती गईं। दिल में दर्द और गुस्सा दोनों उठ रहे थे। प्यार और विश्वास के नाम पर मैंने कितनी बार उनकी बातों को नजरअंदाज किया था, कितनी बार बच्चों का पक्ष लिया था। मैंने पन्ना पलटा। मैंने वह सब इकट्ठा किया है जो यह साबित करता है कि वे कैसे बदल चुके हैं। रिकॉर्डिंग्स, लेन देन के कागज और कई ऐसी बातें जिन्हें अगर तुम जानती तो तुम रातों को सो नहीं पाती। यह सब मैंने इस तिजोरी में रखा है, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब तुम सच्चाई से भाग नहीं रही हो। मेरी नजर तिजोरी पर गई। दिल की धड़कन पागलों की तरह भाग रही थी। मैंने टेबल पर रखी चाबी उठाई और तिजोरी के पास गई, लेकिन तभी मेरे कदम रुक गए। ऊपर से बच्चों की हंसी और बातचीत की आवाजें आ रही थीं, तेज, जोरदार, वही बेपरवाह हंसी, जैसे उन्हें मेरी कोई परवाह ही ना हो, जैसे मैं अब इस घर में एक मेहमान भर रह गई हूँ। हंसी के बीच मैंने साफ सुना, माँ तो चिट्ठी लेकर बैठी है, कुछ नहीं मिला उसे, अब हम आराम से सब अपने नाम करेंगे। दूसरा बोला, हाँ, और उसे कुछ कहने का हक भी नहीं है, पापा ने हमें सब दे दिया है, नाउ शी इज नोबडी। मेरे हाथ से चाबी फिसलते फिसलते बची।
नो बॉडी। यह शब्द किसी चाकू से ज्यादा गहरा लगा। क्या मैं सच में उनके लिए कुछ नहीं? जिसने अपनी सारी जिंदगी उनको बनाने में लगा दी, वह आज उनके लिए सिर्फ नो बॉडी रह गई। मेरे पति सही थे, मैं सच से भाग रही थी, लेकिन अब और नहीं। मैं तिजोरी के सामने घुटनों के बल बैठी और चाबी ताले में डाली। ताला भारी था, पुरानी धातु का बना हुआ। चाबी घुमाते ही अंदर से एक कड़क आवाज आई और तिजोरी खुल गई। उसके अंदर फाइलों की 3 मोटी गड्डियां थीं। हर गड्डी पर मेरे बच्चों के नाम लिखे हुए थे। मेरे हाथ कांप गए। पहली फाइल पर मेरे बड़े बेटे का नाम था। मैंने फाइल उठाई। पहला पेज खोलते ही मैं पत्थर बन गई। उसमें बैंक ट्रांजैक्शंस की लिस्ट थी। ऐसे लेन देन जिनमें उसने पिता के नाम पर लोन लेने की कोशिश की थी, परंतु पति ने साइन करने से इनकार कर दिया था। नीचे मेरे पति की लिखावट में लिखा था, उसने मुझसे झूठ बोला कि यह तुम्हारे इलाज के लिए है, जबकि तुम उस समय बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगा कि मेरे पैरों तले जमीन सरक रही है। मैंने दूसरा पन्ना खोला। इसमें रिकॉर्ड किए गए फोन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट थी। पापा नहीं मान रहे, बेटा कह रहा था, कोई तरीका निकाल, मरने से पहले इनसे फायदा उठाना है। दूसरे की आवाज थी। मेरी सांस रुक गई। मरने से पहले क्या वे जानते थे कि उनके पिता की हालत खराब थी? क्या उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की? तीसरा पन्ना और भी खतरनाक था। उसमें उनकी बातों का सार लिखा था। मां पर हस्ताक्षर करवाओ, वह भोली है, उसके साइन से हम सब बेच सकते हैं। मैंने अपनी छाती पकड़ ली। यह क्या था? क्या मेरे अपने बच्चों ने मुझे सिर्फ एक जरिया माना था? ऐसा इंसान जिसे इस्तेमाल कर लिया जाए। मैंने एक और फाइल उठाई। इस पर मेरी बेटी का नाम था। अंदर जो था उसने मुझे हिला दिया। सारी बातें मेरी मासूमियत और प्यार को चीरती चली गईं। लेकिन तभी अचानक किसी भारी कदमों की आवाज सीढ़ियों से नीचे आती सुनाई दी। कोई बेसमेंट की तरफ आ रहा था। मैंने फाइलें हाथ से गिरा दी। मेरे पति ने लिखा था, जैसे ही तुम करीब पहुंचोगी, वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। सीढ़ियों पर कदम और भारी हो गए। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। कोई नीचे पहुंचने वाला था। सीढ़ियों पर आती हुई आहट हर पल और करीब होती जा रही थी। बेसमेंट का अंधेरा, टिमटिमाती रोशनी और मेरे हाथों से फाइलें गिरने की आवाज, सब मिलकर जैसे किसी डरावनी सच्चाई का इशारा कर रहे थे। मैं एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ी रह गई। सांस भी इतनी धीमी कि खुद को महसूस नहीं हो रही थी। अगर अभी कोई नीचे आया, अगर उसे ये फाइलें दिख गईं, तो क्या होगा? क्या वे मुझे रोक देंगे? क्या वे यह सब नष्ट कर देंगे? मेरे पति की डायरी की वह लाइन दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। जैसे ही तुम सच्चाई के करीब पहुंचोगी, वे बेचैन हो जाएंगे। वे जानने नहीं देंगे कि तुम सब समझ चुकी हो। सीढ़ियों पर एक और कदम पड़ा। भारी, धीमा और बहुत साफ। मैंने जल्दी से फाइलें उठा लीं और उन्हें वापस तिजोरी में फेंक दिया। तिजोरी बंद नहीं की, बस उसका दरवाजा हल्का सा खिसकाया और मेज के पास जाकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ ढूंढ रही हूं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा जैसे आवाज ऊपर तक सुनाई दे रही होगी। और फिर सीढ़ियों के नीचे एक साया उभरा। मेरी सांस अटक गई। नीचे आने वाला मेरा बड़ा बेटा था। माँ, वह बोला, पर उसकी आवाज में वो नरमी नहीं थी जिसे माँ पहचानती है। उसमें कुछ और था, बेचैनी, शक और एक तरह की घबराहट। आप यहाँ नीचे क्या कर रही हैं? उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं, शेल्फों, मेज, बक्सों और फिर तिजोरी की तरफ। मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। मैं बस पुराने फोटो एल्बम ढूंढ रही थी। तुम्हारे पिताजी की कुछ चीजें याद कर रही थी। वह 2 कदम और आगे आया। पापा की चीजें? उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आपने कभी भी बेसमेंट में आने की कोशिश नहीं की। आज अचानक क्यों? दिल जोर से धड़क उठा। क्या वह कुछ जानता था? क्या उसे शक हो गया था कि मैं इस कमरे में कुछ ऐसा ढूंढ रही हूं जिसे वह नहीं चाहता कि मैं जानूं? मैंने कहा, बस ऐसे ही। चिट्ठी पढ़कर दिल भारी लग रहा था। उसने हल्की सी हंसी हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें व्यंग्य था और एक अजीब सा डर भी। माँ, चिट्ठियां इंसान को कमजोर बना देती हैं। आपको चाहिए कि उन बातों में न उलझें। हम सब यहाँ हैं आपका ख्याल रखने के लिए। उसका हर शब्द नकली था। मैं अब यह साफ देख पा रही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ा और उसकी नजर आखिरकार तिजोरी पर टिक गई। तिजोरी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था कि साड़ी में छिपा लिया, लेकिन मुझे पता था अब मुझे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर बच्चों को लगा कि मैं सच के करीब पहुंच रही हूं,
तो वे शायद मुझे रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने मेज पर रखी किताब को उठाया और उसके नीचे एक और कागज देखा। उसे खोलते ही मुझे मेरे पति की लिखावट फिर दिखाई दी। अगर वे तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो याद रखना, यह सिर्फ संपत्ति का मामला नहीं है, यह उनकी असलियत का मामला है। और मैंने एक अंतिम सच्चाई एक ऐसी जगह पर छिपाई है जहां वे कभी देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह जगह इस घर में नहीं है। मेरी आंखें फैल गईं। घर के बाहर? कहाँ? कागज के नीचे एक नक्शा था, छोटा, पुराना, हाथ से बना हुआ। यह हमारी पुरानी फैक्ट्री का नक्शा था। वही फैक्ट्री जिसे हमने सालों पहले बेचने की सोची थी। लेकिन फिर किसी कारणवश वो कागजी काम अधूरा रह गया था। कागज पर एक लाल निशान लगा था, फैक्ट्री के पीछे बने छोटे स्टोर रूम पर। मेरे पति ने वहां क्या रखा था और क्यों कहा था कि बच्चे वहां कभी नहीं जाएंगे। मैं नक्शा लेकर 2 मिनट तक वहीं खड़ी रही। मन में सवाल, डर, गुस्सा और उलझन सब एक साथ थे। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ थी, अगर मुझे पूरी सच्चाई जाननी थी तो मुझे उस फैक्ट्री तक जाना ही होगा। अचानक ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। माँ, आप कहाँ हैं? ये छोटा बेटा था, अचानक बहुत बेचैन। क्या उसे भी शक हो गया था? क्या बड़े बेटे ने जाकर उसे बताया था कि मैं बेसमेंट में कुछ ढूंढ रही हूँ? मैंने जल्दी से नक्शा मोड़ा, अपनी साड़ी में छिपाया और बेसमेंट की लाइट बंद कर दी। मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर पहुंची। ऊपर आते ही मेरे तीनों बच्चे एक जगह खड़े थे। सभी के चेहरों पर बनावटी चिंता, लेकिन आंखों में बेचैनी। माँ, बेटी ने कहा, आप ठीक है ना? मैंने मुस्कुराने का नाटक किया। हाँ, बस थोड़ा सिर भारी लग रहा था। बड़े बेटे ने कहा, आपको अकेले नीचे नहीं जाना चाहिए। चलिए बैठिए, हम सब आपके साथ हैं। उस पल मुझे साफ महसूस हुआ, वे मेरे साथ नहीं थे। वे सिर्फ इस डर के साथ थे कि मैं कहीं सच्चाई तक न पहुंच जाऊं। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं आराम करती हूँ। लेकिन मन ही मन फैसला कर लिया, आज रात जब वे सो जाएंगे, मैं फैक्ट्री जाऊंगी और सच जानकर रहूंगी। क्योंकि पति की मौत के बाद मिली वह चिट्ठी शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ थी, और अब उससे जुड़ी हर सच्चाई उजागर करनी ही थी। मैंने चिट्ठी को वापस मोड़कर बिस्तर पर रखा और महसूस किया कि मेरी सांसें भारी हो रही थीं। सच अचानक सामने आ जाने पर इंसान के अंदर जो हाहाकार उठता है, वही मेरे दिल में भी फैला था। पर उससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि बच्चे, वे अब भी बाहर उसी ताकत, उसी ठाठ से बैठे थे जैसे सब कुछ उन्हीं का हो। मैंने धीमे से दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर आई, तीनों की निगाहें मेरी तरफ उठीं। अनिकेत की आंखों में वही नफरत, आरोही के चेहरे पर वही ठंडापन, और आरव, जिसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसके चेहरे पर तिरस्कार की वह रेखा जो मुझे अंदर तक तोड़ देने को काफी थी। माँ, अब नाटक मत कीजिए, आरोही ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। आपके पास अब सिर्फ वही है, एक चिट्ठी। हम तो बराबर बराबर 12-12 करोड़ ले चुके हैं। मेरे होंठ कांपे। मैंने तुम्हें कभी कमी नहीं दी, और हमें चाहिए भी नहीं था आपका एहसान। अनिकेत ने कठोर स्वर में कहा, अब अगर आप यह सोच रही हैं कि हम आपको पैसे का हिस्सा देंगे तो भूल जाइए। यह पिताजी की प्रॉपर्टी थी, उनका हक हम पर है, आप पर नहीं। आरव की आंखें पल भर के लिए डगमगाईं, जैसे मन में कहीं थोड़ी सी हिचक हो। पर शायद भाई बहनों की मौजूदगी ने उसे फिर वहीं पत्थर सा चेहरा दे दिया। माँ, प्रैक्टिकल बनिए, आपका खर्च हम तीनों बांट कर दे देंगे। बस आप हम पर बोझ मत बनिए, पैसे की उम्मीद मत कीजिए। बोझ, यह शब्द मेरे सीने में किसी गरम लोहे की तरह ढस गया। मैं उन बच्चों का बोझ थी, जिन्हें मैंने अपने खून पसीने से पाला, जिन्हें अपने सपनों से बड़ा किया, जिन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और आज वे मुझे बोझ कह रहे थे। मैंने गहरा सांस लिया और कहा, ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, लेकिन एक बार मेरे साथ चलो। तीनों ने एक दूसरे को देखा। अनिकेत ने आंखें घुमाई। कहाँ जाना है? वही जगह जो तुम्हारे पिता ने मुझे आखिरी बार दिखानी चाहिए थी। शायद शायद वहां जाकर तुम समझ पाओगे कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया। आरव ने थोड़ा चौंक कर पूछा, कौन सी जगह? मैंने चिट्ठी उठाई और उसे खोलकर एक लाइन पढ़ी। घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, वह जगह जिसे तुमने हमेशा मेरे सपने की तरह देखा था। अनिकेत ने व्यंग्य से कहा, सपना? कौन सा सपना? मैंने बस मुस्कुराकर कहा, चलो तो पता चल जाएगा। तीनों अनमने तरीके से तैयार हुए और हम सब कार में बैठे। रास्ते भर सन्नाटा पसरा रहा। मैं पीछे बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी।
सड़कें, पेड़, पुरानी इमारतें, जैसे हर चीज मेरी बीती हुई जिंदगी का कोई हिस्सा याद दिला रही थी। अचानक कार एक छोटे से मोड़ पर रुकी। एक पुरानी लेकिन सुंदर सी इमारत सामने दिखाई दी, सफेद रंग की, बड़े गेट के साथ। आरोही ने भौहें सिकोड़कर कहा, ये ऑर्फनेज? मैंने सिर हिलाया। हाँ, अनाथालय। और यही तुम्हारे पिता का असली सपना था। तीनों बच्चे अब पूरी तरह भ्रमित थे। मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया और वे मेरे पीछे। गेट खुलते ही बच्चे दौड़ते हुए आए। उनके कपड़े साधारण, चेहरों पर मासूमियत, आंखों में जीवन की चमक। माँ जी आ गईं, माँ जी आ गईं। उनकी आवाज मेरे दिल को छू गई। मेरे बच्चे, जिन्हें मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन जिनके लिए मैंने पिछले 10 साल से खाना बनाया, कपड़े लाए, पढ़ाया, जिन्हें मैं हर महीने पैसे भेजती थी और जिनके लिए मैंने कई रातें नींद रहित बिताईं। अनिकेत चौंक गया। ये सब आपको माँ क्यों कह रहे हैं? मैं मुड़ी और पहली बार दृढ़ता से उनकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम्हारे पिता की कमाई में से जब मैं खर्च निकालती थी, तो आधी रकम मैं हर महीने यहाँ भेजती एक थी। वे कहते थे, हमारे पास बहुत है, पर असली संतोष तब होगा जब कोई रोता हुआ बच्चा हंस सके। आरोही की आंखें फैल गईं। मैंने आगे कहा, पर तुम तीनों को यह सब दिखाना उस समय सही नहीं लगा, क्योंकि तुम तब बच्चे थे। पर जैसे जैसे वक्त बीता, मैं चाहती थी कि तुम भी इस जगह को जानो। लेकिन तुम लोग बड़े हुए और पैसे, ब्रांड्स, लाइफस्टाइल में खो गए। अनाथालय की देखरेख करने वाली सरिता दीदी बाहर आ गईं। उन्होंने कहा, दीदी, यह तो आपकी जगह है, आप नहीं आओगी तो कौन आएगा? आपके बिना तो ये घर अधूरा है। मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर अब पहला भाव झटका था। सरिता दीदी ने आगे कहा, हाँ, और आज ही पिताजी के वकील आए थे। उन्होंने हमें बताया, यह पूरा अनाथालय और इसके पीछे की 3 एकड़ जमीन, सब कुछ आप ही के नाम किया गया है। यह आपकी लीगली ओन्ड प्रॉपर्टी है। तीनों बच्चे जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए। मैंने चुपचाप कहा, तुम्हारे पिता ने अपने पैसे को बांटा था और अपने सपने को मुझे दिया। अनिकेत गुस्से से बोला, मतलब हमें सिर्फ पैसे और आपको पूरा? आरव ने कुछ रोकने की कोशिश की, भैया, पर मैं बीच में बोली, हाँ, तुम्हें सिर्फ पैसे, और मुझे वह चीज जो पैसे से कहीं बड़ी है, जिम्मेदारी, प्यार और मेरा एक घर जहां कोई मुझे बोझ नहीं कहता। यह कहते हुए मेरी आंखें भर आईं, पर इस बार वह दर्द नहीं था, यह सुकून था। आरोही ने कंपकंपाती आवाज में पूछा, माँ, पिताजी ने ऐसा क्यों किया? हमें क्यों नहीं बताया? मैं बच्चों के बीच खड़ी हो गई और कहा, क्योंकि वे तुमसे प्यार करते थे, पर वे यह भी जानते थे कि तुम पैसे संभाल लोगे। पर लोग नहीं। लोगों को समझने के लिए दिल चाहिए, और शायद तुम्हारे पिता को लगता था कि वह दिल अभी तुम में नहीं है। तीनों बच्चों की आंखों में अब हल्की शर्म, थोड़ी समझ और बहुत सी ग्लानि थी। अनिकेत ने धीमे से कहा, माँ, क्या हम अंदर देख सकते हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, चलो, दरवाजा हमेशा खुला है, पर इस बार दिल से देखना। वहां से हम सब अंदर गए। बच्चे, खिलौने, पुरानी लकड़ी की मेजें, किताबों की शेल्फ, सब कुछ बिल्कुल सरल, पर सब कुछ जिंदगी से भरा। और शायद पहली बार मेरे अपने बच्चों ने इस जगह को सच में देखा। अंदर कदम रखते ही अनिकेत, आरोही और आरव तीनों के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखों में वही अहंकार, वही ऊंचाई, वही तिरस्कार धीरे धीरे पिघलने लगा। एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरी साड़ी पकड़कर बोला, माँ जी, देखो, मैंने आज ये लिखा है। बिल्कुल सही। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। शाबाश, तुम तो बहुत होशियार हो। बच्चा हंसकर मेरे गले लग गया। मैंने एक पल के लिए अपने बच्चों की तरफ देखा और पहली बार उनके चेहरों पर ईर्ष्या नहीं, बल्कि हैरानी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इन अनजान बच्चों के बीच मेरी आंखें इतनी क्यों चमक रही थीं। सरिता दीदी ने कहा, दीदी, आपके बिना तो ये बच्चे सीख ही नहीं पाते थे। आप जब रात को सब सो जाते थे, तब भी यहाँ लड़कों की पढ़ाई पूछने आ जाती थीं। आपको तो नींद भी ठीक से नहीं आती थी उनकी चिंता में। आरव हकलाते हुए बोला, माँ, आप यहाँ रात को भी आती थीं? मैंने शांत स्वर में कहा, हाँ, तुम्हारे पिता अस्पताल में थे और तुम तीनों बाहर अपनी अपनी दुनिया में। किसी को कुछ बताकर तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। तुम्हारे पिता की तबीयत और यह जगह दोनों संभालना मुश्किल था, पर मैंने किया। आरोही की आंखों में पहली बार अफसोस झलक दिखा। वह फुसफुसाई, हम कभी समझ ही नहीं पाए। मैंने हल्की मुस्कान दी, समझना तब आता है जब इंसान देखने की कोशिश करे। हम आगे बढ़े।
दीवारों पर बच्चों के हाथों से बने चित्र लटके थे। रंगों से भरी दुनिया, कार्टून कैरेक्टर्स, कुछ घर की आकृति, कुछ सूरज, कुछ मेरी तस्वीर के जैसी लगती छोटी सी महिला आकृति, जिनके नीचे बच्चों ने लिखा था, माँ जी। अनिकेत वहीं रुक गया। उसने धीरे से एक चित्र निकाला। एक बच्चा जिसे खाने की थाली मिली हुई थी और उसके सामने एक महिला खड़ी थी। नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, माँ जी भूखे को खाना देती हैं। अनिकेत की पलकों पर नमी आ गई। शायद वह पहली बार सोच रहा था कि एक माँ सिर्फ अपने औलाद को नहीं, दूसरों को भी पाल सकती है। हम एक कमरे में पहुंचे जहां पुराने कॉपियों और फाइलों का ढेर रखा था। दीदी ने मुझे एक मोटी फाइल थमाई। दीदी, यह पिछले 10 साल का हिसाब है। जितना आप देती रहीं, सब लिखा है, और यह भी कि किस बच्चे को क्या क्या मिल सका आपकी वजह से। मैंने फाइल खोली। वहां कागजों पर मेरा नाम, मेरे हस्ताक्षर और मेरे द्वारा खर्च किया गया हर रुपया दर्ज था। आरव ने फाइल पलटकर देखा। माँ, आपने अपने खर्च से? मैंने जवाब दिया, हाँ, मुझे जितना चाहिए था मैं उससे ज्यादा कभी नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ हर दिन किसी बच्चे की जरूरत होती थी, इसलिए मैं आधी कमाई यहाँ भेज देती थी। और तुम तीनों को कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि हमारा जीवन थोड़ा सख्त इसलिए था ताकि यहाँ किसी बच्चे की जिंदगी नरम हो सके। तीनों बच्चों के चेहरों पर अब अपराध बोध साफ झलक रहा था। हम आगे के कमरे में पहुंचे जहां बच्चे एक छोटी सी प्रस्तुति कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, सबने एक सुर में पुकारा, माँ जी आईं। उनकी आवाज में जो खुशी थी वह सच्ची थी, अहंकार रहित, लालच रहित, उम्मीद से भरी। एक बच्ची ने मेरी साड़ी पकड़कर पूछा, माँ जी, आप अब रोज आओगी ना? आप बहुत दिन से नहीं आई थीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आऊंगी, अब तो और भी ज्यादा। पीछे खड़े मेरे अपने बच्चे ये दृश्य देख रहे थे और उनके चेहरे पर सवालों की लकीरें थीं। क्या हमें कभी इस तरह पुकारा गया? क्या हमने कभी किसी का हाथ इस तरह थामा? क्या हमने कभी किसी को अपने से ज्यादा महत्व दिया? उनका मौन मुझे सब बता रहा था। थोड़ी देर बाद सरिता दीदी ने कहा, दीदी, ऊपर चलते हैं। पिताजी का कमरा वहीं है, शायद वहां कुछ आपको दिखाना हो। मैं धीरे धीरे लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मेरे बच्चे भी चुपचाप पीछे आए। ऊपर एक छोटा सा कमरा था जिसे देखकर अनिकेत ने तुरंत पहचान लिया। ये पापा का वही कमरा है जो उन्होंने बनाया था। हमसे कहा था कि यह उनका काम का कमरा है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, पर असल में यह उनकी दुनिया थी जहां वे इस जगह के लिए प्लानिंग करते थे, बच्चों के लिए फ्यूचर मैप बनाते थे। यह उनकी अंतिम सांसों तक की जिम्मेदारी थी। कमरे की दीवार पर एक बड़ा चार्ट लगा था, फ्यूचर प्लान, ऑर्फनेज एक्सपेंशन। उस पर हाथ से लिखे कई नोट्स, बजट, बच्चों की जरूरतें, नए कमरों की लिस्ट, सब कुछ साफ दिख रहा था। और उसके बगल में एक फ्रेम में लगी मेरी तस्वीर। मैं रुक गई। मेरे पैरों से मानो जमीन खिसक गई। मेरा अपना परिवार मुझे बोझ कहता रहा, पर मेरे पति, उन्होंने मुझे अपने सपनों की दीवार पर सजा दिया था। आरव ने तस्वीर को छूते हुए फुसफुसाया, माँ, पापा आपको कितना कितना मानते थे। मैंने धीरे से कहा, हाँ बेटा, और वो चाहते थे कि तुम तीनों भी एक दिन उनकी तरह बनो, दिल से अमीर, पैसों से नहीं। एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ ऊपर लगे सीलिंग फैन की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। अनिकेत, आरोही और आरव तीनों समझ रहे थे कि उनके पिता ने विरासत बांटते समय सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सबक भी छोड़ा था, और वह सबक आज उनके सामने खड़ा था। मैं अचानक पीछे से सरिता दीदी बोली, दीदी, वकील साहब फिर आए थे। उन्होंने बताया कि पिताजी ने आखिरी वीडियो मैसेज आपके लिए छोड़ा है। तीनों बच्चों ने एक साथ मेरी तरफ देखा, और उस पल हम सभी की धड़कनें थम गईं। वकील साहब का जिक्र सुनते ही कमरे में मौजूद हवा जैसे भारी हो गई। मेरे बच्चों के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव फैल गया। शायद डर, शायद पछतावा, या शायद इस बात की बेचैनी कि उनके पिता ने आखिर ऐसा क्या कहा होगा जो उन्होंने हम सबसे छुपाकर सिर्फ मेरे लिए छोड़ा था। सरिता दीदी ने छोटे से लकड़ी के बॉक्स की ओर इशारा किया जो मेज पर रखा था। बॉक्स साधारण था, मगर उस पर मेरे पति की लिखावट में लिखा था, मेरी पत्नी के लिए आखिरी संदेश। मैंने हाथ बढ़ाया, बॉक्स को छुआ। लगा जैसे उसी स्पर्श में 10 साल का बोझ, दर्द, संघर्ष और प्यार एक साथ उमड़ आया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। आरव ने धीरे से कहा, माँ, आप बैठ जाइए, हम भी सुनना चाहते हैं। मैं उनकी आंखों में झांकी। पहली बार महसूस हुआ वे अब बच्चे नहीं, बल्कि ऐसे इंसान थे जिनमें पहली बार समझ की हल्की लौ जली थी। मैंने सिर हिलाया, हाँ,
तुम्हें सुनना चाहिए। मैं कुर्सी पर बैठ गई। तीनों मेरे आसपास खड़े रहे, जैसे डर था कि कहीं कोई शब्द उनके हाथों से फिसल न जाए। मैंने बॉक्स खोला। उसके अंदर एक पुराना सा मोबाइल था, वही जिसमें मेरे पति रिकॉर्डिंग किया करते थे। स्क्रीन पर एक ही वीडियो सेव था, फॉर माई वाइफ माई ट्रूथ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने प्ले बटन दबाया। स्क्रीन पर मेरे पति का चेहरा उभरा, थका हुआ, बेहद कमजोर, पर मुस्कुराहट उतनी ही गहरी जितनी हमेशा होती थी। उनकी आंखें सीधे कैमरे में नहीं, बल्कि जैसे मेरे दिल में देख रही थीं। उन्होंने कहा, अगर तुम यह देख रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, और अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी सबसे बड़ी चिंता सिर्फ तुम हो। बच्चे वे अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, पर तुम खुद को भूल जाओगी। इसलिए तुम्हें यह वीडियो देना जरूरी था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वीडियो में उनके शब्द आगे बढ़े, तुमने मेरा पूरा जीवन संवारा है। मैं कमाता था, पर घर तुम चलाती थीं। मैं बाहर लड़ता था, पर असली लड़ाई तुम हर दिन लड़ती थीं। तुमने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, सैकड़ों बच्चों को माँ का प्यार दिया। यह मैं जानता हूँ, और तुम्हारे बच्चे नहीं जानते। शायद एक दिन जानेंगे। आरोही ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अनिकेत ने नजरें नीची कर लीं। आरव का चेहरा सुर्ख हो गया, पछतावे से। मेरे पति धीमे स्वर में बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, इतना कमाया कि तीनों बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। पर पैसा सिर्फ उनके लिए नहीं था, वह उन बच्चों के लिए भी था जो तुम्हें माँ जी कहकर मुस्कुराते हैं। तुम्हारे बिना यह जगह अधूरी है, इसलिए मैंने यह अनाथालय, यह सपना तुम्हें दिया। अनिकेत ने अचानक फुसफुसाकर कहा, पापा ने आपको क्यों दिया, हमें क्यों नहीं? जवाब वीडियो में ही था। मेरे पति बोले, पैसा मैंने बच्चों को दिया क्योंकि वे जिंदगी की शुरुआती समझ उनमें से शुरू करेंगे, पर यह जगह तुमसे ही चल सकती है, क्योंकि यह सिर्फ दीवारें नहीं है, ये दिल है, ये तुम्हारा दिल है, जिससे मैं दुनिया को जोड़कर जाना चाहता हूँ। मेरी सांस रुक सी गई। वीडियो में पति ने आगे कहा, और हाँ, अगर बच्चे कभी इस जगह आए तो उन्हें माफ कर देना। उम्र के साथ साथ समझ आती है। मुझे यकीन है एक दिन वे सब समझेंगे, पर अगर वे न समझें तब भी तुम उनकी माँ हो, और माँ कभी हारती नहीं, बस इंतजार करती है। आरव की आंखें भर आईं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। यह वही हाथ था जो सालों से मुझे छूने से कतराता था। वीडियो में अंतिम शब्द थे, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस जगह को आगे बढ़ाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली हो। ये घर, ये बच्चे, ये तुम्हारा परिवार है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रही हो, तो बस इतना याद कर लेना कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। स्क्रीन काली हो गई, पर मेरा दिल किसी तूफान की तरह भर चुका था। कमरे में गहरा मौन छा गया। इतने भारी शब्दों के बाद कोई बोल भी कैसे सकता था? आरोही सबसे पहले टूटी। वह रोते हुए मेरे पैरों के पास बैठ गई। माँ, हमने हमने आपकी कभी कद्र नहीं की, आपको बोझ समझा। आप रोज यहाँ आती थीं, और हम आपको सेल्फिश कहते थे। हमसे हमसे बड़ी गलती हुई है। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती नहीं बेटा, बस दूरी थी, अब कम कर लेते हैं। अनिकेत भी पास आ गया। उसकी आंखें लाल थीं। माँ, क्या आप हमसे नाराज हैं? हमने आपको दुख दिया, हमने कभी? उसकी आवाज टूट गई। मैंने कहा, नाराज नहीं हूँ, बस उम्मीद थी कि तुम अपने पिता की सोच को समझोगे। अब समझो तो बस वही काफी है। आरव धीरे से बोला, माँ, क्या हम इस जगह का हिस्सा बन सकते हैं? पापा का सपना क्या हम भी पूरा कर सकते हैं? मैंने गहरी सांस ली। यह वही सवाल था जिसका जवाब मेरे पति ने वीडियो में दिया था। माफ कर दो, उम्मीद मत छोड़ो, और अगर वे समझें, उन्हें अपना लो। मैंने कहा, अगर तुम दिल से चाहते हो तो हाँ, यह जगह तुम्हारी भी है। तीनों ने एक दूसरे को देखा, और पहली बार किसी ने पैसे की बात नहीं की, किसी ने विरासत की बात नहीं की, किसी ने अधिकार नहीं मांगा। वे सिर्फ बच्चे थे, मेरे बच्चे, जो देर से सही पर सही रास्ते पर चल पड़े थे। मैंने मोबाइल को धीरे से अपने दिल से लगाया। उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वो अभी भी यहीं हैं। अनिकेत ने कहा, माँ, हम भी हैं, अब, हमेशा। मैंने उनकी ओर देखा। तीनों के चेहरों पर पछतावे के साथ साथ एक नई शुरुआत की चमक थी। मेरे पति का सपना अब सिर्फ मेरा नहीं था, अब यह हमारा था।